नमस्ते। बातें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तरन्नुम अली। दोस्तों, आज हम एक ऐसी फसल के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ हमें मिठास देती है बल्कि किसानों को मुनाफा भी दुगना देती है। जी हां, आज हम बात करेंगे गन्ने की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में बातें खेती की। किसानों को जानकारी देने के लिए, यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर शुक्ला, आज हम बात करेंगे गन्ने की खेती की। इससे पहले कि हम गन्ने की खेती की बात करें, इसकी शुरुआत करें, सबसे पहले मुझे गन्ने के बारे में बताइए, कितनी फ़ायदेमंद है, इसके क्या अलग अलग फ़ायदे हैं? गन्ना एक नकदी फसल है। इसमें तुरंत जो है किसान को गन्ना काटता है और जाकर के जो है वो फैक्ट्री में सप्लाई करता है, पैसा मिल जाता है। और किसान को ऐसे वक्त पर जबकि दूसरी फसलें भी बोनी है, बीज भी लाना है, उस समय उसे पैसे की आवश्यकता होती है। तो गन्ना एक नकदी फसल के रूप में उसको इस तरीके से आर्थिक जो है सहायता पहुंचाता है। दूसरे ये है कि वर्ष भर खाने के लिए किसान जो है वो अपना गुड़ तैयार कर लेता है। वो शक्कर पे आश्रित नहीं रहता है कि शर्करा हमारी जो है महंगी हो गई है, अब हमारे लिए इसको, तो वो अपना पूरे साल भर के लिए गुड़ तैयार कर लेता है। गन्ना जो है इसके लिए तो एक कहावत है कि ये भगवान के यहाँ भी गया था तो उसने भी कहा था कि चले जाओ, नहीं हम तुमको खा लेंगे। तो गन्ना तो एक ऐसा फसल है कि जो कभी किसी को नुकसान देता ही नहीं है। आपने जो कहावत बताई बहुत अच्छी बताई कि गन्ना जो था भगवान के पास गया, भगवान ने भी ये कहा कि चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा लूँगा। तो जब भगवान को भी इतनी पसंद है ये फसल, तो लोगों को सोचिए कितनी पसंद होगी और इसके कितने अलग अलग फ़ायदे होंगे। और जब हम फ़ायदे की बात करते हैं तो हम हमेशा यही बात करते हैं कि जो हमारे किसान हैं उनको हमारे इस कार्यक्रम से कैसे फ़ायदा पहुँचे। तो क्योंकि आज गन्ने की बात हो रही है, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, ये जो गन्ना है, अगर कोई किसान इसकी खेती पहली बार कर रहा है या खेती करना चाह रहा है, तो इसके लिए सही मौसम क्या है और जो मिट्टी है कौन सी अच्छी होती है गन्ने के लिए? अन्य फसलों की अपेक्षा इसमें बहुत क्षमता इसमें इतनी ज़्यादा होती है कि बरसात भी होती है तब भी गन्ने को नुकसान नहीं पहुंचता है। ज़्यादा ठंड पड़ रही है या गर्मी पड़ रही है तब भी गन्ना जो है अपने निरंतर वृद्धि करता रहता है। तो ऐसी दशा में गन्ने के लिए बलुअर ज़मीन थोड़ा हानिकारक होती है, अन्यथा बलुअर दोमट से लेकर के और मटियार ज़मीन तक में गन्ने को बोया जा सकता है। गन्ना को जल प्लावित क्षेत्र, अन्य फसलों के लिए कहते हैं कि पानी का निकास बहुत अच्छा होना चाहिए और पानी भरना नहीं चाहिए, लेकिन गन्ने के लिए तो वैज्ञानिकों ने जल प्लावित यानी पानी भरा वाले क्षेत्रों में भी गन्ना की उपज के जातियां निकाल दी हैं। तो इसलिए जो है गन्ना हर एक उसमें हर मौसम में और हर मृदा में जो है गन्ना उगाया जा सकता है। जैसे आप बता रहे हैं कि हर मौसम में और हर तरह की मिट्टी में जो गन्ने की खेती हो सकती है, लेकिन हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है वो होती है उत्तर प्रदेश में। तो इसकी क्या वजह है कि सबसे ज़्यादा जो खेती हो रही है वो उत्तर प्रदेश में हो रही है? गन्ने की खेती का सबसे ज़्यादा जो होने का कारण है, गन्ना हम अधिकतर जो है वो क्रेशर या मिलों में पर निर्भर होता है। जहाँ जितनी मिलें ज़्यादा होंगी तो स्वाभाविक है कि नकदी फसल होने की वजह से गन्ना की जो है उपज ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में जो है वो गन्ने की मिलें बहुत अधिक हैं और उन मिलों के लिए मिल वाले भी जो है उस पर जो है किसानों को जो है सब्सिडी देते हैं, इस वजह से कि आप अधिक से अधिक गन्ना उगाइए। अच्छा बीज देने के लिए वो तैयार रहते हैं, उर्वरकों के लिए भी वो मदद करते हैं। और सरकार ने सोसाइटीज़ बना रखी हैं, गन्ना विकास सोसाइटीज़ बना रखी हैं, जो किसानों को जा कर के अपना स्टाफ भेजते हैं, अपना कर्मचारी भेजते हैं और उनको जो है अच्छी अच्छी पद्धतियों के बारे में भी जानकारी देते हैं। सर, अब मुझे बताइए कि अगर कोई किसान है वो गन्ने की खेती शुरू कर रहा है तो मिट्टी तो आपने बता दी कि किस तरीके की मिट्टी में गन्ने की खेती जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, लेकिन जो एक खेत की तैयारी होती है वो भी बहुत अहम चीज़ होती है किसी भी फसल के लिए। तो गन्ने के लिए कैसे खेत की तैयारी करें? अन्य फसलों की तरह जुताई तो उसी प्रकार से होती है, लेकिन गन्ने की फसल के लिए गहरी जुताई की जाती है। और इसमें जो है पहले जो है मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें, 2-3 जुताइयों के बाद फिर जो है वो देसी हल से जुताई करें
और हर जुताई के बाद पाटा लगा करके मिट्टी को भुरभुरा कर लेना बहुत आवश्यक है। इसके लिए क्या जांच करानी भी ज़रूरी है मिट्टी की? ये तो स्वाभाविक है कि हर फसल के लिए जो है मृदा परीक्षण कराने के बाद ही उर्वरकों की संस्तुति के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। मृदा परीक्षण कराने में गन्ने के लिए थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि जो नमूना लिया जाता है वो 0 से 9 इंच का नमूना लिया जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी जाती हैं और अन्य फसलों की अपेक्षा इनकी जड़ें नीचे जाने की वजह से नीचे से अपना पोषक तत्व लेती हैं। इसलिए इनका जो सरफेस यानी ऊपरी धरातल जो है वो 0 से 9 इंच का मान करके इसका नमूना लिया जाता है और नमूना लेकर के प्रयोगशाला में भेजा जाता है। कोई भी फसल होती है उसकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, जो उर्वरक तत्व होते हैं वो अपने उस पर निर्भर करता है कि उसको किसकी ज़रूरत ज़्यादा है, किसकी ज़रूरत कम है। तो ये जो गन्ना है इसमें किन उर्वरक तत्वों की ज़रूरत होती है, कौन से ज़्यादा चाहिए होते हैं इस फसल को? नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश ये तो परम आवश्यक हैं। इसके बाद जो है जिंक और सल्फर का भी हम जो है इस्तेमाल गन्ने में करते हैं यदि आवश्यकता है मृदा परीक्षण के आधार पर। अच्छा, ये जो गन्ने की खेती होती है इसमें किन कीटनाशकों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं आमतौर पे जिनका इस्तेमाल होता है? गन्ने की फसल में बुवाई से पूर्व से लेकर के और खड़ी फसल तक अलग अलग अवस्थाओं में कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम क्योंकि गन्ने का जो है टुकड़ा ही बीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी दशा में इसमें दीमक लगने की संभावना बहुत होती है। तो सर्वप्रथम तो मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि गन्ने का टुकड़ा और उर्वरक एक साथ संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो पहले उर्वरक डालें, उसके बाद उसमें किसी तरीके से एक आदमी को चला दें जिससे उर्वरक जो है कुंड में मिल जाए। उसके बाद जो है बीज हम डालते हैं और बीज डालने के बाद क्लोरोपाइरीफास 20% का जो है वो लेकर के उसका हम गन्ने के टुकड़ों के ऊपर यानी बीज के ऊपर छिड़काव करें और छिड़काव करते ही तुरंत जो है कूड़ को बंद कर दें। दूसरा, जो बीज का चयन करते हैं उस समय जो है बीज जो गन्ने के टुकड़े हैं उनको एगलाल या एराटान रसायन जो है इनसे जो है उपचारित कर लेते हैं। इनको जो है पानी में घोल करके और गन्नों के टुकड़ों को डुबा देते हैं और ये देख लेते हैं गन्ने के टुकड़ों के जो किनारे हैं कुछ हल्के से लाल हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि दवा से संतृप्त हो गए हैं। तो एक अवस्था बीज को उपचार करने की अवस्था आती है। उसके बाद जो रोग और कीट लगते हैं, जिस जिस अवस्था में रोग और कीट लगते हैं उस समय रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है। एक तो आपने बताया ये जो गन्ने के टुकड़े होते हैं ये उर्वरक के संपर्क में नहीं आने चाहिए, तो अगर कोई गन्ने का टुकड़ा उर्वरक के संपर्क में आ जाता है तो उसका क्या असर होगा? देखिए, जब वो गन्ने का टुकड़ा उर्वरक के संपर्क में आता है तो चूंकि जो कली होती है गन्ने में, जो गांठ के पास जो है वो बड होती है, बड में जिस वक्त उसका उर्वरक का जो कोई भी कण उसमें लग जाता है तो रासायनिक क्रिया के द्वारा वो बड जो है वो नष्ट हो जाती है और उसका अंकुरण पर हमारे अंकुरण प्रतिशत पर जमाव पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। और आपने जैसे बताया कि इसमें दीमक लग जाता है गन्ने में, तो दीमक के अलावा और कौन कौन से कीट लगते हैं और उनको हम कैसे बचा सकते हैं अपनी फसल को उनसे? अंकुरण होने के बाद जब गन्ना थोड़ा बड़ा होता है तो ये मार्च से लेकर के जून से हमारे यहाँ इसमें जो है कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो कीड़ा लगता है वो है अंकुर बेधक। अंकुर बेधक का मतलब ये होता है कि जैसे ही गन्ना जो है थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके ऊपर की गोब में जो है तितली जो है अपने अंडे देती है ऊपर की पत्ती पर, वहाँ से जो है वो लार्वा जो है भीतर गोब में चला जाता है और वहाँ नीचे जा कर के गोब में खाना वो शुरू कर देता है और वो गोब को खा करके नष्ट कर देने की वजह से पौधा जो है उसकी वृद्धि रुक जाती है। इसके लिए यदि अंकुर बेधक वाला क्षेत्र है तो फोरेट जो है उसको 10% रवा वाले को 25 किलोग्राम पर हेक्टर या लिंडेन जो 6% का 20 किलो पर हेक्टर के हिसाब से बुवाई के टाइम पर जो जिस तरीके से हमने दीमक के लिए दवा डलवाई थी उसी तरीके से ये बुवाई के टाइम पर ही कूड़ों में डाल देनी चाहिए पेड़ों के ऊपर। लेकिन यदि ये दवा डाली गई है तो फिर दीमक का उपचार भी इसी के साथ हो जाएगा, दीमक का अलग से उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कोई ऑर्गेनिक तरीका है, कोई जैविक तरीका है जिससे हम फसल को बचा सकते हैं बिना कीटनाशकों का इस्तेमाल किए? IPM के अंतर्गत एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के अंतर्गत ट्राइकोडर्मा जो है कार्ड जो है इसका इस्तेमाल अगर हम हर 15 दिन के अंतराल पर करते रहें तो हमको किसी रसायन की आवश्यकता नहीं होगी।
इसको किस तरह से कर सकते हैं, इसका क्या तरीका क्या है? ये जो कार्ड हैं ये पत्तियों पर बांध दिए जाते हैं और इसमें से जो लार्वा निकलते हैं वो इनकी सूढ़ियों को खा करके नष्ट कर देते हैं। ये तो बात हो गई कीटों से हम कैसे बचा सकते हैं अपनी फसल को, लेकिन फसल में कई बार बीमारियां भी लग जाती हैं, रोग जो हो जाते हैं, उनकी क्या पहचान है, उनसे कैसे बच सकते हैं? कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिन पर रसायनों का छिड़कना आवश्यक है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको रसायनों का न करके अपना अलग उसका उपचार है और उस उपचार के द्वारा जो है हम जो है गन्ने का रोगों का निदान कर सकते हैं। तो जो हमारा कंडुआ रोग और विवर्ण रोग है, इसके लिए हमें रसायन ना करके जल संयंत्र आता है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, गर्म पानी के द्वारा जो है गन्ने के बीज को जो है ट्रीटेड किया जाता है, उपचार किया जाता है। ये तो बात हो गई कि किसी रोग को होने से पहले उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, लेकिन अगर कोई रोग हो गया है तो उसकी क्या पहचान है, उसे कैसे रोक सकते हैं? काना रोग बहुत भयंकर रोग है और काना रोग की मैं पहचान भी बता दूं कि अगौले की तीसरी या चौथी पत्ती जो है वो सूखना शुरू कर देती है और पत्ती की नस में लाल या भूरे रंग के जो हैं वो धब्बे पड़ जाते हैं। इस तरीके से जो है गन्ने का चीनी प्रतिशत बिल्कुल समाप्त हो जाता है, गन्ने में वजन भी बहुत कम हो जाता है और गन्ना बाद में सूख जाता है। इसको काना रोग के लिए जो है वो कोई ऐसा विशेष रसायन नहीं है जो इसको कंट्रोल कर पाए, इसलिए जो है ये जैविक ही जो है वो ज़्यादा उपयुक्त है। सर, जब हम कीटनाशकों की बात हम कर रहे हैं, कीटों की बात कर रहे हैं, रोगों की बात कर रहे हैं, तो खरपतवार को हम कैसे भूल सकते हैं? तो गन्ने में जो खरपतवार होते हैं वो कौन कौन से लगते हैं आमतौर पर? देखिए, गन्ने में खरपतवार तो हिरनकुरी है, मोथा है, आपका जंगली गाजर है, प्याजी है, इस तरीके के ये सब हो। लेकिन गन्ने में जो है, गन्ने में कहा जाता है कि हर सिंचाई के बाद गुड़ाई करना आवश्यक है, इसलिए गन्ने के लिए खरपतवार के लिए कोई भी रसायन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 5 या 6 सिंचाइयाँ गन्ने में होती हैं जब तक कि बरसात प्रारंभ नहीं हो जाती है। तो उन 5-6 सिंचाई में हर सिंचाई के बाद जब हमें गुड़ाई करनी है तो खरपतवार स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। सर, जैसे आपने बताया कि हर सिंचाई के बाद जो खरपतवार है उसे हमें निकाल देना चाहिए, तो ये तो निकालने की बात हो गई, क्या कोई दवाई भी है कि जिसके छिड़काव से हम खरपतवार से बच सकते हैं? देखिए, दवाई तो बहुत सी हैं, 2,4-D और ये सब है, लेकिन गन्ने के खेत में इनकी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो एम एंड ऑब्जेक्ट है, हमारा जो उद्देश्य है कम लागत अधिकतम उपज। तो जब हम हर सिंचाई के बाद हम गुड़ाई कर रहे हैं तो खरपतवार स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, इसलिए किसी भी रसायन की आवश्यकता नहीं है। आमतौर पर जो हम देखते हैं, जब कहीं भी गन्ने की खेती हो रही होती है तो कुछ गन्नों को इकट्ठा करके बांध दिया जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या वजह है? गन्ने को इसलिए बांधा जाता है कि गन्ना बांधना और गन्ने पर मिट्टी चढ़ाना ये दोनों इसलिए आवश्यक हैं कि गन्ना गिरे नहीं। गन्ना गिर जाने से गन्ने में का वजन कम हो जाता है, चूहे लगते हैं और बीज के लिए भी उपयुक्त नहीं होता है, इसलिए गन्ने की बंधाई और गन्ने पर मिट्टी चढ़ाना नितांत आवश्यक है। जैसे अब ये भी आपने बोला कि चूहे लग जाते हैं, तो चूहे से कैसे बचा सकते हैं गन्ने को? चूहे के लिए चूहे की दवा जो है, चूहे का चारा बनाते हैं और वो चारा जो है जिंक फास्फाइड और सरसों का तेल और गुड़ मिलाकर के चारा बनाते हैं और उस चारे को जो है खेत में डाल देते हैं, तो जब वो चूहा खाता है तो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। डॉक्टर शुक्ला, गन्ने से ही जुड़ी हुई इस वक्त मुझे एक कहावत याद आ रही है, ऊख करे सब कोई यदि बीच में जेठ ना होई। तो इसका जवाब मैं आपसे लूँगी, जानूंगी कि ये जो कहावतें हैं इस ज़माने में ये कितना फिट बैठती हैं और ये कहावतें जो हैं इस ज़माने में ये कितना मैटर करती हैं। उसका मतलब यह है कि गन्ने की खेती हर कोई करता, लेकिन अगर बीच में जेठ का मतलब जो है हिंदी महीना से है, हिंदी का महीना जेठ, यानी जिसको हम जून का महीना अंग्रेजी में कहते हैं उसको जेठ कहते हैं। तो तपती हुई धूप, एक तरफ तो तपती हुई धूप होती है और उसी वक्त जो है गन्ने में जो है कीड़े भी बहुत लगते हैं, गन्ने में बार बार सिंचाई भी करनी पड़ती है, गन्ने में गुड़ाई भी करनी पड़ती है उस तपती हुई धूप में। तो उन परेशानियों को संकेत करता है कि अगर ये इतनी अगर परेशानियां ना होती तो हर कोई गन्ने की खेती करता।
अब हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि हम गन्ने की खेती की बात कर रहे हैं, तो आपने हमें काफ़ी कुछ तो उसके बारे में बता दिया है, बस एक नहीं बताया तो बुआई के बारे में। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप बुआई के बारे में बताएं कि क्या इसका सही तरीका है, और जब कोई किसान इसकी खेती कर रहा हो या बुआई कर रहा हो तो उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, बड़ी जोत वाले जो काश्तकार हैं उनको शरदकालीन गन्ना भी बोना चाहिए। बसंतकालीन तो वो बोएंगे ही बोएंगे, लेकिन शरदकालीन गन्ना बोना चाहिए, इसलिए कि गन्ने के साथ हम सह फसली भी ले सकते हैं। अगर हमने शरदकालीन गन्ना बोया है तो उसके साथ हम फली वाली मटर भी बो सकते हैं। तो गन्ना तो नकदी फसल हो ही गया, और हमने फली के लिए मटर बो दी है, तो हम फली तोड़ करके उसको भी हम नकदी फसल के रूप में पैसा पैदा कर सकते हैं। इसी तरीके से आलू है, लाई है, राई सरसों है, मसूर है, प्याज है, धनिया है, लहसुन है, मूली है, गोभी है और शलजम, इतनी फसलें हम गन्ने के साथ सहफसली रूप में ले सकते हैं। तो शरद में जो है ये बहुत ही है कि अगर हमने जो है ये इतना शरद में बोया है तो उसके साथ हम सहफसली फसलें भी लें, तभी हमको जो है अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। बसंतकालीन जो है इसकी बुवाई के लिए भी जो है सहफसली फसलें जो है हम ले सकते हैं, जैसे उड़द है, मूंग है, लोबिया बो दें, लोबिया बो करके उसको उसी में जुताई गुड़ाई कर दें, तो हमारे लिए जो है हरी खाद जो है बहुत अच्छी खेत के लिए मिल जाएगी और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। डॉक्टर शुक्ला, ये जो गन्ना है इसमें जो सबसे अच्छा बीज है गन्ने का वो कौन सा है। गन्ने के टुकड़े को जिस वक्त हम काटते हैं उसी समय हमें जो है 80% इस बात का आभास हो जाता है कि कौन सा गन्ना जो है ये रोग रहित है और कौन सा गन्ना रोग से ग्रसित है। तो उसी समय उन टुकड़ों को, जो रोग ग्रसित टुकड़े दिखाई देते हैं, जैसे काना रोग है उसमें आपको तुरंत गूदा लाल दिखाई दे जाएगा, उसको आप अलग फेंक दीजिए, उसको बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। फिर आप जो गन्ने के टुकड़े हैं बुवाई से पहले एगलाल अथवा एराटान में उनको जो है पानी में कम से कम 1 घंटे डाल दीजिए। एगलाल और एराटान में डाल दिया गया। उससे पहले जो और बीमारियां हैं उनके उपचार के लिए गन्ने के लिए जो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, गर्म पानी का जो उपचार है ये बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहली बात तो ये गर्म चार उपयोग से जो है हमारे रोग जो हैं वो नष्ट होते हैं, और इसके उपचार करने के लिए 500 डिग्री सेंटीग्रेड उबलता हुआ पानी जो है बड़े बड़े हौदों में जो है उबलता हुआ पानी जो होता है उसमें हम गन्ने के टुकड़ों को डाल देते हैं और 2 घंटे तक पड़ा रहता है। तो एक तो ये है कि हमारे रोग जो है नष्ट होते हैं, दूसरे ये है कि इसके ऊपर जो शोध कार्य किए गए हैं उनसे ये सिद्ध हो गया है कि जो गन्ना हॉट वाटर ट्रीटमेंट से निकाल करके लाया जाता है उसमें जल का मात्रा ज़्यादा हो जाती है और उसका जो है अंकुरण प्रतिशत भी बढ़ जाता है। ये जो गन्ना है इसके बीजों का जो रखरखाव होता है वो किस तरह से होता है। गन्ने का ऊपर का 1/3 भाग जो होता है इसका जमाव 100% होता है। तो 1/3 ऊपर का हिस्सा रोक लें और नीचे का हिस्सा जो है वो फैक्ट्री को भेज दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो गन्ने के बीज के जो 2 आँख वाले टुकड़े या 3 आँख वाले टुकड़े, 3 आँख से ज़्यादा का टुकड़ा जो है वो उचित नहीं होता है। 3 आँख के टुकड़े जो हैं इसको बनाएं, और जो बीज के लिए गन्ना नर्सरी से हम लेकर के आए हैं, जिस खेत में हमें बुवाई करनी है उसमें ला करके हम सीधा गन्ना जो है वहाँ से डालेंगे। तो वहाँ से गन्ना लाते समय उसकी जो पत्ती है वहाँ पर हाथ से छुटाई जाए, उसमें किसी हंसिया या दराती का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो जो आँख है वो नष्ट हो जाएगी और हमारा अंकुरण जो है उसका पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और गन्ने की कौन सी किस्म है जो सबसे अच्छी मानी जाती है जिसे ज़्यादातर किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, गन्ने की जो किस्में हैं उन किस्मों के आधार पर अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग वैरायटीज़ हैं। अब गन्ना जैसे हमको अगर मुलायम गन्ना बोना, हम कहते हैं कोसा 1148 बोइए। वैसा गन्ना है, कठोर गन्ना है तो बीओ वैरायटी बो दीजिए, 1100 कोसा 1158 बो दीजिए। और अगर जल भराव क्षेत्र है तो विशेष कर इसके लिए जो है वो यूपी 9530 और कोसे 9643 के ही जो है संस्तुति दी गई है। ये जल प्लावित क्षेत्र के लिए हैं। अगर आप 1148, 1158 इस तरीके की जातियां जो हैं अगर जल प्लावित क्षेत्र में अगर आप बो देंगे तो उसमें इतने ज़्यादा कीड़े और बीमारियां लगेंगे कि आपको जो है
किसी हिसाब में भी पर जो है इतना विपरीत प्रभाव पड़ेगा कि आपको उपज मिल ही नहीं पाएगी। डॉक्टर शुक्ला, आपने हमें गन्ने के बारे में काफ़ी कुछ बताया, बहुत अहम जानकारियाँ दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। कल हम आपको लेकर चलेंगे पंतनगर यूनिवर्सिटी और वहाँ के एक्सपर्ट से जानेंगे गन्ने की खेती में आपको किन बारीकियों का ध्यान रखना है। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल है या सुझाव है तो टीवी स्क्रीन पर दिए इस पते पर आप हमें लिख भेजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते।